जय हिंद एवरीवन। और कैसे हो आप लोग? मुझे आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने पुरानी वीडियोस में हमने प्रियम्बल खत्म कर रखा है, आर्टिकल 1 से लेके 44 तक, सिटीजनशिप 12 से लेके 18, और हमने फंडामेंटल राइट शुरू किए थे, जो कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 पार्ट आ रखे होंगे। और आज पार्ट 4 होगा, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 32 से लेके 35 तक चलेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट की शायद से लास्ट क्लास होगी, अगर सिलेबस सारा खत्म हो जाता है तो हमने फंडामेंटल राइट शुरू कर रखे थे जो सबको मिलते हैं। उसके बाद हमने सारे डिफाइन कर रखा था कि ये ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसके बाद सारे राइट्स मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए थे डिटेल्ड में, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो हमने लास्ट आर्टिकल जो किया था वो आर्टिकल नंबर 30 किया था, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ का। जो आर्टिकल नंबर 31 है, आर्टिकल नंबर 31 को 44th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था। यहाँ पे लिखा भी ओमिटेड। तो हम इसके बारे में, ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर था, तो राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर था, ये अब हट गया है और इसे हमने कहाँ ऐड किया है, ये आपके लिए होमवर्क दिया था। तो अब हम आर्टिकल अपने नंबर 32 पे चलते हैं। ये हमारा आखिरी होगा, जो कि क्या है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या चीज़? सबसे पहले एक चीज़ याद रख लो, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था इसके बारे में। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था इसे क्या, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अब राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में यहाँ लिख देता हूँ कोने में। इसमें सबसे पहले क्या मेंशन किया गया है? पहली चीज़, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकते हो। आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत? 260, कौन से 260 नहीं, 266 कह रहा हूँ मैं, 226। मैं सोच रहा था 266 तो अलग ही जगह। 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट जारी करेगा। अभी रिट होता क्या है? रिट, सबसे पहले एक चीज देख लो, एक टाइप से जुडिशियल ऑर्डर है। ठीक है, क्या है? एक टाइप से जुडिशियल ऑर्डर है। ये ऑर्डर क्या है? मतलब एक टाइप से पेपर प्रिंट होता है, जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट बच जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूके से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। उस टाइम पे क्या था, किंग रिट को इशू करता था, और इसे क्या कहा जाता था? फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ठीक है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस, फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था रिट को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा, जो कि जुडिशियल ऑर्डर होता है। कॉन्सेप्ट यूके से उठाया गया। जो किंग जो क्या है, रिट को इशू करता था, जिसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारे पास 5 टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं। ये देखो, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो और सेटोरिएट। ये हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लो। एक वर्ड यहाँ पे तुमने देखा है, कहाँ गया? अभी देखा था मैंने यार, चलो छोड़ो उस। ठीक है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या हुआ? वायलेट हुआ, और आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के बदले कहाँ चले गए? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने कुछ XYZ डिसीजन दे दिया, और आपको ये डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया, तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं, मैं फंडामेंटल राइट है, मैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, है ना। बट सुप्रीम कोर्ट क्या, इस केस को लेने से मना कर देगा। कहेगा फंडामेंटल राइट के मामले में मैं हाई कोर्ट पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं हाई कोर्ट पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। ये है इस वर्ड का मतलब। मैंने अभी कहीं तो पढ़ा था, ये इस पे, ठीक है छोड़ो। ये तुम्हें वर्ड समझ आ गया? ये आ जाता है कि क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ बंदा क्या हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में गया हुआ बंदा क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने एफआर को, फंडामेंटल राइट को लेके? तो यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीबियस कॉर्पस के बारे में। यहाँ मैं कोने पे लिख देता हूँ HC। ठीक है, हीबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द
बॉडी। अब टू प्रोड्यूस द बॉडी का मतलब क्या है, किसी लाश को लेके आना है या सिर्फ शरीर को लेके आना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब ये है, लिख देता हूँ, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, आप अरेस्ट हो, तो क्या करेगी पुलिस, आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके आएगी। अगर आपको क्या कहते हैं अरेस्ट कर दिया तो क्या कहेगा, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ किसके, मैजिस्ट्रेट, ठीक है, TRAT, आई नहीं आएगा, मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके जाया जाएगा। अगर आपको नहीं लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक लिख भी लो, पुलिस क्या करेगी, आपके पेपर्स को, जैसे अगर मान लो कि आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपको नहीं ले जाना है, तो आपके पेपर्स को कोर्ट में ले जाया जा सकता है, पेपर्स टू कोर्ट टू प्रूफ कि हमने सही बंदे को पकड़ा है, इसने ये कानून ये क्या कहते हैं गुनाह किए, इस वजह से हम इसे लेके गए हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको इलीगली उठा लिया गया है, मान लो पुलिस ने आपको क्या कहते हैं इलीगल तरीके से, इलीगल, LEGL, इलीगल तरीके से आपको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो अब आप क्या करोगे, और आपको मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले जाए जा रहे, तो आप अपने आर्टिकल नंबर 32 का वेट इंतजार करोगे, कहोगे मुझे हीबियस कॉर्पस के तहत ये वगैरह 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 मुझे अरेस्ट, मतलब कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, आप मैं फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो, ये सारी चीजें आप इस रिट के उसमें क्या कहता है, जिससे अब क्या होगा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आपको इलीगली अरेस्ट कर लिया गया। अब आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि सर ऐसे ऐसा है, मुझे ना मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए, ना मुझे रीजन बताया जा रहा है, ना मेरे पेपर्स को कोर्ट में लेके जाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ना ये हिबियस कॉर्पस का रिट इशू करेगा और कहेगा कि इस बंदे को कोर्ट में लेके आओ। अगर आप बेगुनाह होगे छूट जाओगे, अगर आपने गुनाह किया होगा तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर दूसरी एक चीज याद रखना, अगर आपने क्राइम कर रखा है, ठीक है, और फिर उस क्राइम में पुलिस ने आपको पकड़ रखा है, ठीक है, इसमें इलीगल तरीके से, पहले वाले में इलीगल तरीके से अगर आपको लेके जाए, इसमें अगर पुलिस ने पकड़ा है तो तब आपके ऊपर ये हीबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा, तब आपके ऊपर हीबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा अगर आपने कोई क्राइम कर रखा है फिर पुलिस ने पकड़ा है तो, ठीक है, ये चीज याद है। और तीसरा याद रखना कि इट कैन बी इशूड टू प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए, पब्लिक अथॉरिटी के लिए, यहाँ लिख दो, PA लिखा है मैंने, पब्लिक अथॉरिटी में क्या आएगा, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाएगी जैसे पुलिस, ठीक है, एक्सेट्रा। प्राइवेट पर्सन के अंदर क्या आ जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये आ जाएगा आपके प्राइवेट पर्सन के अंदर में। ठंड इतनी हो रही है ना कि हाथ भी नहीं चल रहे लिखते टाइम, बट कोई नहीं। अब ये चीज तो हम अब से पढ़ते आ रहे हैं, अब इसका क्या चीज होगा, एक एक्सेप्शन भी होगा, क्या होगा, एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन में है क्या, पहली चीज आप हीबियस कॉर्पस में ये होगा, अगर डिटेंशन लॉफुल हुआ, मतलब कायदे कानून के साथ आपको अरेस्ट किया जा रहा है, इलीगल अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो आपके ऊपर ये क्या कहते हैं हीबियस कॉर्पस अलाउड नहीं होगा, मतलब लगेगा नहीं। इफ डिटेंशन इज लॉफुल, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होगा, डिटेंशन अगर जैसे किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस बंदे को अरेस्ट करो, तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि मुझे हीबियस कॉर्पस के तहत ये करना है, वो मतलब हीबियस कॉर्पस का रिट आपके अगेंस्ट इशू नहीं होगा अगर जो अरेस्ट का ऑर्डर है वो किसने दिया है, कोर्ट ने दिया है, ठीक है। आपको अरेस्टेड ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के ने अगर आप, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप जो कोर्ट ने आपको, आपको क्यों ऑर्डर देगा, क्या हो रहा है मेरे साथ, ओह एक मिनट को बाहर आने दो इस जोन से। हाँ, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको अरेस्ट करने का, तो आपके अगेंस्ट हीबियस कॉर्पस
नहीं लगेगा। अब थर्ड में क्या आ जाता है, यह नहीं, थर्ड नहीं है, यही दो एक्सेप्शंस अभी हीबियस कॉर्पस के अंदर, हीबियस कॉर्पस के अंदर मतलब अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया है तो आपको कोर्ट के सामने लेके आना है टू प्रोड्यूस द बॉडी। पुलिस चाहे तो आपके पेपर भी लेके आ सकते हैं। अगर आपका डिटेंशन इलीगल है तो हीबियस कॉर्पस रिट आपके लिए इशू होगा। ये प्राइवेट पर्सन या पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी इशू हो जाता है। अगर आपका डिटेंशन लॉफुल होगा तो आपके अगेंस्ट ये जो रिट है, आपके लिए जो रिट है, ये इशू नहीं किया जाएगा। ये तुम्हारा पहला रिट था। दूसरा रिट क्या कहता है, दूसरा रिट कहता है मैंडेमस के बारे में। मैंडेमस, अभी मैंडेमस का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू कमांड, टू कमांड। अब कमांड किस चीज का, अब सबसे पहले तो ये चीज याद रख लो, ये इशू किसके अगेंस्ट होता है, ये पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्या अपनी ड्यूटी परफॉर्म, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट ये रिट इशू होता है। अब इनकी ड्यूटी ना परफॉर्म करने से ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट होगा। मान लो कोई एक बंदा है, वो चेयर पे बैठा हुआ है किसी गवर्नमेंट ऑफिस के, और वो क्या कर रहा है, तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से तुम्हारी बिजली आ सकती है तुम्हारे घर में, या पानी के सप्लाई कनेक्शन बन सकते, और वो काम नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तब उस केस में मैंडेमस आएगा कि आप अपनी कुर्सी का या आप अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और जल्दी से जल्दी काम करो, वरना आपको इस जगह से निकाला जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एफ आर वॉयलेट होना चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने चाहिए, तभी जाके मैंडेमस लग सकता है। अब एक चीज याद रखना, कांट इशू अगेंस्ट, सीआईए लिखा है, अब ये मत समझना वो अमेरिकन इंटेलिजेंस को कह रहा हूं मैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, कांट अगेन इशू अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर, फिर चीफ जस्टिस, प्राइवेट पर्सन। अब मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मेरी कंपनी में मैं कैसा भी सामान बनाऊं, मेरी कंपनी में मैं किसी को भी एम्प्लॉयमेंट दूं ना दूं, मेरी मर्जी है ना, तो ये प्राइवेट पर्सन, ये प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं होगा, इनके अगेंस्ट इशू नहीं होता है। इसके अंदर जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी आ जाती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइवेट इंडिविजुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये सब आ जाती है सीआईए के अंदर, मतलब कांट इशू अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या कहता है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट क्या होती है, प्रोहिबिशन रिट का मतलब होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। ये मोस्टली क्या, हाई कोर्ट जो है ना, लोअर कोर्ट के लिए अगेंस्ट या लोअर कोर्ट को इशू करती है। अब क्यों इशू करती है, मान लो लोअर कोर्ट है, वो क्या कर रहा है, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, क्या करता है, एक्सीड इट्स जुरिडिक्शन, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसे रोक ले, कहेगा बेटा इतना मत उछलो, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुमसे ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये मोस्टली हाई कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है। अगर सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है, कि लोअर कोर्ट क्या करे, एक्सीड करे अपनी जुरिडिक्शन को। ठीक है, और यही इसमें होगा, ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, जो मैंने वहां पे मेंशन किए थे ना पिछले वाले में, प्रेसिडेंट, वो लोकसभा, राज्यसभा, प्राइवेट इंडिविजुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब के अगेंस्ट प्रोहिबिशन का क्या कहते हैं, यूज नहीं किया जा सकता। फिर फोर्थ, फोर्थ क्या है, सर्ट्योरी, मतलब टू टू सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि या तो इसका मतलब ये है कि क्या था, मान लो कि हाई कोर्ट है, इसने लोअर कोर्ट को कहा कि आप इस एक्स वाई जेड मतलब केस में आप बहुत टाइम लगा रहे हो, आप एक केस क्या करो, मुझे हैंड ओवर कर दो।
तो लोअर कोर्ट क्या करेगा, इस केस को किसे भेज देगा, हाई कोर्ट के पास में, कि लोअर, या दूसरा एक और चीज है, या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, मतलब कोई डिसीजन लिया किसी एक एबीसी केस के ऊपर, ABC केस के ऊपर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, और हाई कोर्ट को ये डिसीजन क्या हुआ, पसंद नहीं आया, तो वो कहेगा इस डिसीजन को क्या कर देगा, स्क्वॉश कर देगा, मतलब तोड़, कहेगा कि नहीं ये डिसीजन मान्य नहीं है, और लोअर कोर्ट को कहेगा कि आप ये जो ABC केस है ये किसे हैंड ओवर कर दो, हाई कोर्ट को हैंड ओवर कर दो। ये सर्टिफिकेट में, इस रिट में यही चीज है, एक तो कि ये सर्टिफाई करता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या नहीं है, ये सारी चीज जो है ये लॉ देखता है। एक टाइप से क्या चेक करता है, ये वैलिडिटी ऑफ लॉ चेक करता है, वैलिडिटी ऑफ लॉ, यहाँ लिखता हूँ, चेक वैलिडिटी ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो डिसीजन होते हैं ना वो चेक होता है कि क्या ये डिसीजन जो लोअर कोर्ट ने लिया वो सही है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो फिफ्थ होता है, यार ये तो हर कोई जानता है, बेशक ऊपर के चार ना जाने, बस इसे जरूर जानते हैं, क्वो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किसकी अथॉरिटी के साथ, मान लो आप ट्रेन में हो, ठीक है, आप ट्रेन में हो, अचानक से पुलिस वाला आया, तुम्हें उठा लिया और कहे कि अब चलो 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 अगले स्टेशन पे उतरो, तुम्हारी चेकिंग करनी है, क्यों, किस अथॉरिटी के साथ, आप जाओगे, आप अपना सारा चेकिंग करवा लोगे, कुछ नहीं पाया गया, तो आप क्या कह सकते हो, आप उस पुलिस वाले के अगेंस्ट केस कर सकते हो कि मैं आपको वारंटो के अगेंस्ट ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपने किसकी अथॉरिटी के साथ मुझे ये उठाया यहाँ से, ठीक है। मोस्टली इस तरीके से ही रिट को इश्यू करता है। हायर अथॉरिटी जो होती है वो क्या करती है, कैन इशू रिट अगेंस्ट लोअर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी क्या करेगी, कैन इशू रिट अगेंस्ट लोअर अथॉरिटी, मतलब कि आप किसके डिसीजन से या किसकी अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो, यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। ये आपके 5 रिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 33 आता है। 33 में ना सिंपल सी एक बात की गई है कि अगर कोई भी क्या होगा, आप कि आप जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसके, आर्म्ड फोर्स के या फोर्सेस के, या पर्सन एम्पावर्ड इन ब्यूरो या काउंटर एजेंसी, या जैसे जितने भी लोग हैं जो यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, आर्म्ड फोर्स में है, ठीक है, पैरामिलिट्री में है, पैरामिलिट्री में है, फिर उसके बाद पुलिस फोर्स में है, फिर इंटेलिजेंस एजेंसी में है, उसके बाद या फिर कोई भी अदर रिलेटेड एजेंसी जो इससे ऊपर जितने भी लिखे ना इनसे मिलती जुलती हो, उन, अगर कोई भी फंडामेंटल, जैसे अगर तुम इनमें घुस गए एक बार, तो तुम भूल जाना कि तुम्हारे पास कोई फंडामेंटल राइट है, तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे। तुम अब आर्म फोर्स में जाके कह रहे हो वो तुम्हें रगड़ा दे रहे हैं और तुम कहोगे कि नहीं सर मुझे नहीं रगड़ा, ये ऐसे नहीं करूंगा वैसे नहीं करूंगा, मेरी भी फंडामेंटल राइट्स है, मैं वैसे करूंगा, तो आर्म फोर्स लात मार के बाहर निकाल दे, कहेगी फंडामेंटल राइट इस दायरे के बाहर, यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट चलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आ जाती है, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है उसे चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, तो आर्टिकल नंबर 33 है जिसे तुम चैलेंज इन कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट में तुम चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल नंबर 33 को। फिर उसके बाद जो 34 है आर्टिकल, वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। अब मार्शल लॉ क्या है, सबसे पहली चीज तो ये याद रख लो, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, सबसे पहली चीज इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। और दूसरा, मार्शल लॉ क्या होता है, एक टाइप से मिलिट्री कंट्रोल होता है, क्या होता है, मार्शल लॉ एक टाइप से मिलिट्री कंट्रोल। मान लो कि कहीं सिचुएशन ना बहुत ज्यादा वर्स हो गई, बहुत ही ज्यादा वर्स, जहां पे मतलब पुलिस ये सब कोई भी एक टाइप से ना संभाल नहीं पा रहे, तो उस टाइम पे हम किसे इन्वॉल्व करेंगे, मिलिट्री को। मिलिट्री क्या है, अगर सबसे आखिरी में आई ना, मतलब उसके अलावा और कोई चांस था ही नहीं हमारे पास, तो सब ये एक टाइप से क्या हो, मार्शल लॉ मिलिट्री कंट्रोल को कहते हैं, जब टाइम बहुत खराब हो जाए। इसे हमने कहाँ से बोरो किया मार्शल लॉ को, इसे हमने बोरो किया है
इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया है, ठीक है। और इसे हमने कितनी बार अप्लाई कर रखा है, कितनी बार, 0 टाइम। तो ये आ जाता है मार्शल लॉ को हमने कितनी बार अप्लाई कर रखा है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, मतलब 34 आर्टिकल नंबर 34 का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ। फिर आर्टिकल नंबर 35, इतना बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, बस सिंपल सा है कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ अधिकार है, ओनली पार्लियामेंट हैज क्या पावर, किस चीज के लिए, टू अमेंड क्या, और मेक लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। बस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है या लॉ बना सकता है, किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट ले। तो ये आर्टिकल नंबर 35 है। तो जो आपका एक सवाल, कहाँ लिखूं, एक सवाल है कि एक चीज बताना कि किसकी रिट, मतलब हु हैज द रिट मोर पावर, किसके रिट में ज्यादा पावर है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन नीचे कोने में लिख देता हूं कि हुज रिट इज मोर पावरफुल, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में करेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही। आज हमारी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गई है। कल से हम क्या शुरू करेंगे, कल से हम डीपीएसपी करेंगे, मैं कह रहा हूँ डीएसपीएस। तो ठीक है, मिलते हैं कल, और जय हिंद एवरीवन, और ध्यान रखो भाई अपना, सर्दियों का टाइम चल रहा है।